आज तीसरा दिन था। वह नौजवान रेस्टोरेंट में बैठा लगातार मुझे टकटकी बांधे देखे जा रहा था। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। मैं मनाली के एक रेस्टोरेंट में अकाउंट्स पर बैठती थी। उस रेस्टोरेंट में जो भी ऑर्डर करता तो वह मुझे ही बताता और पैसे भी मैं रिसीव करती और उसके बाद उनका ये ऑर्डर पेपर पर लिख कर दे देती। फिर वेटर उनसे वह पर्ची लेकर उनको खाना सर्व करते थे। यह नौजवान पिछले 3 दिनों से सिर्फ 1 कप कॉफ़ी ही ऑर्डर करता था और बिल्कुल मेरे सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता। कॉफ़ी पीता रहता, मुझे देखता रहता। मनाली में यूँ तो 12 महीने का मौसम ठंडा रहता है, लेकिन जनवरी का महीना था। बर्फ़बारी अपनी बुलंदी पर थी। ऐसे में बहुत कम ही लोग रेस्टोरेंट में आते थे। ज़्यादातर लोग अपने होटल के कमरों में ही रहना पसंद करते थे। लेकिन इस सर्दी के मौसम में वहाँ पर इक्का-दुक्का लोग ही बैठे थे। वह शख्स रोज़ आ जाता था, जॉगर, दस्ताने, लॉन्ग शूज़ सब कुछ पहने हुए मेरे सामने वाली टेबल पर आकर बैठ जाता था। आज सर्दी की शिद्दत ज़्यादा थी। अभी भी बाहर बर्फ़बारी हो रही थी, इसलिए वेटर भी रेस्टोरेंट पहुँच नहीं पाए। उस वक्त रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं और उस रेस्टोरेंट का मालिक था। वह मुझे यही कह रहा था कि कुछ लोगों का ऑर्डर पूरा करके रेस्टोरेंट बंद करके तुम भी जा सकती हो। आखिरी शख्स जाने के लिए तैयार ही था। तभी वह नौजवान अंदर जाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, 1 कप कॉफ़ी चाहिए। मैंने कहा, आज स्टाफ सर्दी की वजह से पहुंच नहीं पाया, हो सकता है रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाए। आप चाहें तो कहीं और से कॉफ़ी पी सकते हैं। मेरी इस बात पर उसने बड़ी गुस्से वाली नज़रों से मुझे देखा था। कहने लगा, मुझे यहाँ की कॉफ़ी पसंद है, इसलिए आप ऐसा करें कि आप सर्व कर दें। या कहकर वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मजबूरन मुझे उसके लिए कॉफ़ी बनानी पड़ी। कॉफ़ी बनाकर मैंने उसे दी और सामने अपने काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई कि कब ये कॉफ़ी पिए और मैं रेस्टोरेंट को बंद करके वापस जाऊँ। लेकिन वह बड़े आराम से कॉफ़ी के घूंट भर रहा था और टकटकी बांधे मुझे ही देखे जा रहा था। जैसे कॉफ़ी ख़त्म हुई, उसने एक और कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। मैं उससे कह भी चुकी थी कि मौसम ख़राब होने की खबर आ चुकी है और मेरा घर यहाँ से काफ़ी फासले पर है, पर वह तो ऐसे था जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। शाम अब गहरी होने लगी थी। मैं बार-बार अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देख रही थी कि कभी यह शख्स जाए और मैं भी वापस जाऊँ। लेकिन वह शख्स शायद बहुत ढीठ था। जब तक रात का अंधेरा नहीं छा गया, तब तक एक के बाद एक कॉफ़ी मांग कर पीता रहा। रेस्टोरेंट का मालिक जा भी मुझे थमा कर गया था, इसलिए मुझे मजबूरी थी कि मुझे वहाँ रुकना पड़ा। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट बंद करके जाने लगी तो मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी तेज़ बर्फ़बारी में अपने घर तक कैसे पहुँचूँगी। बर्फ़ चारों तरफ फैल चुकी थी। सड़कें सुनसान थी। सब लोग या तो अपने घरों में बंद थे या अपने होटल के कमरों में। मैं तेज़ी से अपने होटल में जाना चाहती थी, लेकिन बर्फ़ की शिद्दत ने मुझे काँपने पर मजबूर कर दिया था। हालाँकि मैंने डबल जैकेट पहन लिया था, इसके बावजूद मुझे ठंड महसूस हो रही थी। मैंने ना जाने किस तरह से अपने आप को गिरने से बचाते हुए चल रही थी। जैसे मेरे पाँव ज़रा सा रुकते, मेरे पाँव बर्फ़ में घुसने लगता। अचानक से एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ तो वह वही नौजवान था। कहने लगा, मैं आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देता हूं। मैं उसे कभी भी लिफ्ट ना लेती, लेकिन जिस किस्म का मौसम शुरू हो चुका था, मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैं उसे रास्ता समझाने लगी। कहने लगा, मेरी वजह से आप काफ़ी मुश्किल में आ गई। उसने सिगरेट निकाल कर अपने मुंह में लिया और लाइटर से जलाने लगा। मैंने कहा, यह मेरी ड्यूटी थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ, ड्यूटी तो आप बहुत अच्छे से निभाती हैं। वह शायद मुझसे नज़दीकी बनाना चाह रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। कहने लगा, बहुत खूबसूरत हैं आप। मैं जिन बातों से बचना चाह रही थी वह इस पर आ चुका था। मैं जानती थी कि 3 दिन से वह मुझे किन नज़रों से देख रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधी सड़क थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बर्फ़बारी की वजह से वह गाड़ी बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चला रहा था। मैं चाहती थी कि यह सफ़र जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। कहने लगा, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने घबरा कर कहा, किस बात का जवाब? कहने लगा, मैंने आपकी तारीफ़ की, आपको थैंक यू कहना चाहिए था। मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, बहुत ही कम ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके हुस्न से मैं प्रभावित हुआ हूँ। उनमें से पहला नंबर आपका है। 3 दिनों से सिर्फ आपके लिए ही तो आ रहा हूँ। मुझे लगा आप मेरे इरादों को भांप चुकी होंगी। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाती है ना? यह कहते हुए उसने अपने सिगरेट का धुआं मेरी तरफ उठाया था। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, प्लीज़ आप कुछ तेज़ ड्राइव नहीं कर सकते? मुझे जल्द घर पहुंचना है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मौसम ख़राब है, इस वजह से मैं गाड़ी तेज़ नहीं चला सकता। और अगर मौसम ठीक भी होता तब भी मेरी तो ख्वाहिश थी कि सफ़र लंबा से लंबा होता चला जाए। उस वक्त बड़ा ही अजीब सा होने लगा। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी से उतर जाना चाहिए। वैसे भी मेरा घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने कहा, ऐसा करें, आप मुझे यहीं उतार दें, मैं खुद चली जाऊँगी। कहने लगा, क्या हुआ? आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगी? मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए तो लड़कियाँ मरती हैं। मैं खुद चली जाऊँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके बाद जो बात उसने मुझसे कही, मेरे होश उड़ कर रह गए। कहने लगा, आर यू मैरी मी, मिस सबा? उसके मुँह से अपना नाम सुनकर मैं जितना भी हैरान होती उतना कम था। मैंने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? कहने लगा, बस नाम, मुझे तो यह भी मालूम है कि आप रहती कहाँ हैं। यह भी पता है कि आप उस रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में नौकरी कब से कर रही हैं। फिर कहने लगा जिससे मोहब्बत की जाती है ना उसके बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया जाता है, और मैं तो आपसे शादी तक का सोच चुका हूँ। आपको यह लगता है कि मैं इतना अनजान रहूँगा। बड़ी संजीदगी से वह मुझसे कह रहा था। गाड़ी उसने मेरे होटल के सामने खड़ी की जहाँ रहने के लिए मुझे अभी इस रेस्टोरेंट के मालिक ने दी हुई थी। वह एक छोटा सा पसमानदा होटल था। जैसे गाड़ी से उतरी कहने लगा मेरी बात का जवाब तो दे दे। मैंने कहा मुझे आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं है। ये कहकर मैं गाड़ी से उतर गई, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अगले रोज़ वह रेस्टोरेंट में नहीं आया। मैंने शुक्र किया, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पर आई वह मेरे होटल के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे देखकर मेरे माथे पर नागवारी से बल पड़े थे। मैंने चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। कहने लगा अंदर आने की दावत नहीं देंगी मुझे, आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वह कमरा काफ़ी बड़ा था, बेड के साथ एक छोटा सा सोफ़ा भी था। वह बड़े आराम से जाकर सोफ़े पर बैठ गया। मैं उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गई। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप। कहने लगा आपके यहाँ मेहमान को पानी वगैरह भी नहीं पूछा जाता। मैंने कहा देखिए मिस्टर, मेरी बात अभी यहीं तक पहुँची थी कि उसने ज़बरदस्ती अपना नाम बताया। कहने लगा मेरा नाम आमिर है। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और बेहतर होगा कि आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। कहने लगा कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं आपको, क्या जान दे दो फिर यकीन आ जाएगा। मैंने कहा आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, शादी किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जाती। कहने लगा लेकिन मोहब्बत हो जाए तो सामने वाले को उसकी मोहब्बत को कुछ तो अहमियत देनी चाहिए। अगर आपको मेरे बारे में कोई शक है तो मैं आपको अपने बारे में हर बात बताने को तैयार हूँ, चाहे तो जैसी मर्जी तसल्ली कर ले। मैं वैसे भी एक तन्हा किस्म की लड़की थी, माँ बाप मेरे साथ नहीं थे और वह शख्स तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। कई बार इनकार करने के बावजूद वह फिर भी मेरे होटल के कमरे के सामने खड़ा रहता। बस एक ही जिद थी उसकी कि मुझसे शादी करना चाहता है, उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था मैं उसके बारे में पता कर चुकी थी। वह शख्स कहीं से भी फ्रॉड नहीं लग रहा था। पूरे 1 माह बाद मैंने उससे शादी के लिए हामी भर ली। वह बेहद खुश था, इतना खुश जिसकी कोई इंतहा ना थी। कहने लगा सबा तुमने मुझे ज़िंदगी दे दी। मैं भी खुश थी, मेरे दिल में भी उसके लिए कहीं ना कहीं कोई जगह तो बन चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। कहने लगा सब लंदन में रहते हैं, लेकिन मुझे हिंदुस्तान पसंद है। मैंने कहा हमारी शादी पर कोई आएगा या नहीं। कहने लगा नहीं, हम सिंपल से शादी करेंगे और मैं बहुत जल्दी तुम्हें लंदन ले जाऊँगा, वहाँ सबसे मिलवा दूँगा। मैं आमिर से शादी कर ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि शादी के बाद उसने मुझे छुआ नहीं था। वह मुझे अपने घर ले गया जो कि दिल्ली में ही था। वह अपना बिजनेस भी कर रहा था, छोटा सा बंगला था जो बेहद खूबसूरत था। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। हैरत उस वक्त हुई जब वह मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगा कि तुम आराम करो। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। पहले तो मुझे लगा शायद उसे मेरे आराम का ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली रात भी वह मेरे कमरे में नहीं आया। दिन में वह मुझे यूँ बातें करते जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रात में मेरे करीब नहीं आता था और मैं हैरान थी क्योंकि जिस तरह वह अपनी बेताबी और बेकरारियों का जिक्र करता था, मैं तो समझी थी कि शादी होते ही अपनी मोहब्बत मुझ पर निछावर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 8 दिन गुजर गया, लेकिन उसकी रूटीन में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। एक रात मैं तंग आकर अपने कमरे से बाहर निकली और उसके कमरे में चली गई। वह सिगरेट पी रहा था। मैंने उसके हाथ से सिगरेट पकड़ी और बुझा दी। मैं उसके पास बैठ गई। कहने लगा क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक। मैंने कहा आपने मुझसे शादी क्यों की थी। मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मुझे बड़ी संजीदगी से देखता रहा। कहने लगा क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करता। मैं किसी चीज़ की कमी है। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जैसी मोहब्बत के आप दावेदार थे मैंने आपको शादी के बाद ऐसे इजहार करते हुए नहीं देखा। आमिर हंसकर कहने लगा कैसा इजहार चाहिए आपको, क्या आपके आगे पीछे इंडियन गाने गाया करूँ या फिर आपके साथ बेहुदा कपल डांस किया करूँ, क्या करूँ बताइए मुझे। उसकी बातों से मैं सोच में पड़ गई थी। अपने मुंह से कैसे कहती कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम पर कुछ हक रखती हूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 माह गुजर चुके थे। वह मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, लेकिन मेरे करीब नहीं आता था। मैं अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। 2 माह का अरसा बहुत होता है। एक रात मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, मेकअप भी फुल किया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ मैं फ़ौरन से लॉन में आकर बैठ गई। वह मुझे एक नज़र देखते ही अपनी नज़रें पलटना भूल गया। मुझे लगा कि शायद ये मेरी थोड़ी सी जीत है। काफ़ी देर मुझे देखता रहा, लेकिन फ़ौरन ही चौंक गया। फिर जल्दी से अपनी नज़रें भी बदल ली। मुझे उसका यह रवैया भी बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद फ़ौरन अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा क्या बात है, आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई है। कहने लगा नहीं तो, मैं तो अभी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रोज़ कहता तो हूँ तुमसे। मैंने कहा कहते हैं, लेकिन एहसास नहीं दिलाते। मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ तकाजे होते हैं और आप अनजान तो नहीं। इन बातों से मेरी बात सुनकर अचानक वह गुस्से में आ गया। कहने लगा तुम्हें हक चाहिए तो आओ, मैं तुम्हारा हक तुम्हें दूंगा। उसने एकदम बड़े गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। मैं हैरान थी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मुझे अपने बंगले की पिछली तरफ ले गया जहाँ मैं आज
आज तक कभी नहीं गई थी, मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पीछे क्या चीज़ है और क्या नहीं, लेकिन वहाँ एक कब्र को देखकर तो मेरी जान निकल गई। उसने उस कब्र पर लाकर मुझे ज़ोर से फेंका, कहने लगा इसकी खातिर शादी की थी मैंने तुमसे, समझी, जिसे तुमने बर्बाद करके रख दिया था। यह सुनकर तो मेरी सांस रुकने लगी। कौन था वह शख्स? मैंने कहा मैं समझी नहीं। कहने लगा सामने कब्र पर लिखी हुई तख्ती पढ़ो। जैसे मैंने उस कब्र पर लिखी हुई तख्ती को पढ़ा तो मैं अपनी सांस लेना भूल गई। उस पर अयान लिखा था और मैं उस नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ थी, बल्कि उस नाम ने और उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं दुनिया से छिपती फिर रही थी। मनाली में रहने का भी मेरा मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि मैं छुप जाना चाहती थी अपने अतीत से, लोगों से। लेकिन आज न जाने क्यों मेरा अतीत आज फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था, वह भी आमिर की सूरत में। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगा याद आया तुम्हें कुछ? मैं तो यूँ थी कि कुछ भी नहीं कह सकती थी, मुझे तो शौक भी लगा था। कहने लगा तुमने मेरे छोटे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और अब तुम हमेशा इसी के नाम पर बैठी रहोगी। कभी भी ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना अपनाऊंगा, तुम मेरी मोहब्बत से हमेशा दूर रहोगी। वह मुझे इस कब्र पर छोड़कर वापस जा चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अयान मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता था। मैं उस वक्त ट्यूशन पढ़ाती थी, गोरखपुर में रहती थी। मैं गोरखपुर की ही थी। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। 10वीं क्लास में पढ़ता था जब अखबार में विज्ञापन पढ़कर मैं उसके घर गई। उसकी माँ से मेरी बातचीत हुई। उसकी माँ काफ़ी अच्छी फ़ीस मुझे देने को तैयार थी। मैं अयान से 7-8 साल बड़ी थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी। अक्सर वह मेरे पास बैठ जाता, मुझसे कहता कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं यह समझती कि मुझे बड़ी बहन की हैसियत से इज़्ज़त देता है। कभी कहता कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसकी इस तरह की बातों पर मैं उसे थैंक यू बोल देती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बड़ी अजीब होने लगी। जिस कमरे में मैं उसे पढ़ाती थी, एक बार उसने वह कमरा लॉक कर दिया। मैंने कहा तुमने कमरा लॉक क्यों किया है? कहने लगा ऐसे ही, बाहर की आवाज़ से मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मुझसे ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती। मैंने कहा ठीक है। मैं उसे पढ़ा रही थी जब पढ़ते पढ़ते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे फ़ौरन अपना हाथ छुड़वाया। मैंने कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे छुए। कहने लगा क्यों? मैंने कहा बस मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम ज़रा फासला रखा करो। कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मैं यह बात भी हंसकर टाल दी। मैंने कहा यह तो अच्छी बात है। कहने लगा आपको मैं कैसा लगता हूँ? मैंने कहा तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे से पढ़ोगे तो और भी अच्छे बच्चे बन जाओगे। कहने लगा अगर मैं फ़र्स्ट आया तो मुझे क्या गिफ्ट देंगी? मैंने कहा तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूँगी। कहने लगा जो मांगूंगा वह देंगी, वादा करें मेरे साथ। मैंने उससे हाथ मिला लिया, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वह मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग लेगा। उसने जी तोड़ मेहनत की, A ग्रेड लेकर बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आया। उसकी माँ भी बड़ी खुश थी। कहने लगी तुमने तो मेरे निकम्मे बेटे को बहुत अच्छा बना दिया। फिर उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। जैसे ही वे अपने बंगले से बाहर गई, अयान कहने लगा मेरे कमरे में आए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे अपने कमरे में ले गया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर कहने लगा आपको याद है आपने कहा था कि अगर मैं अच्छा रिज़ल्ट लाकर दिखा दूँ तो आप मुझे मेरी पसंद की चीज़ देंगी? मैंने कहा हाँ बोलो क्या चाहिए? तो कहने लगा मुझे आप चाहिए। यह कहकर उसने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक बेहुदा सी नाइटी मुझे दे दी। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। कहने लगा मेरी फरमाइश है, मैं आपको इस कपड़े में देखना चाहता हूँ। उसका यह कहना था कि मैं गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बात करते हुए? कहने लगा नहीं, शर्म की कौन सी बात है। वह और भी कुछ कहता रहा, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद जो कुछ उसने कहा मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये कहानी का पहला पार्ट था। अब अगला पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए।